नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल राख की गंगा, जिसके लेखक हैं श्री ऋतिक रोशन मिश्रा जी। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले उन्हें सुनकर आए। तो चलिए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 7। आज जब शाम सैर पर निकला तो उसे एक नहीं बल्कि 2 जाने पहचाने लोग नजर आते हैं। इस बार पंकज और पंकज के साथ चिराग दोनों साथ साथ गंगा किनारे सीढ़ी पर बैठे नजर आ रहे हैं और दोनों एक दिशा में गंगा की लहरों को और लहरों के पार देखने की कोशिश कर रहे हैं। शाम को देखते ही चिराग उसे बैठने को कहता है और फिर कल हुई सारी की सारी बात श्याम के सामने रख देता है। श्याम ये सुनकर थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि इतना कुछ हो गया और गंगा ने उसे बताया तक नहीं। शायद इसलिए कि कल वो थोड़ी खोई खोई सी थी। श्याम पंकज की ओर देखता है और कहता है, अरे यूं चुप ना रहो यार पंकज, तुम्हारे मुंह पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती। अब हमें समझ आया कि प्रेम में लोगों का व्यक्तित्व क्यों बदल जाता है। अब अगर प्रेमी उसे उस तरह चाहे ही ना जिस तरह वो है, तो मजबूरन व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व बदलना ही पड़ता है। पंकज बहुत ही उदास स्वर में कहता है, अरे नहीं भाई मिश्रा, तुम्हारी इस बात पर मैं सहमत नहीं हूं। तुम इस प्रकार के हो ही नहीं जिस प्रकार के तुम कल थे। अरे तुम्हें इतना संकोच किस बात का है गंगा से बात करने में? जिस तरह तुम हमारे साथ रहते हो उसी तरह उससे बात क्यों नहीं करते? और भाई तुम पंकज मिश्रा तो वार्तालाप के धुरंधर हो यार, और इस तरह हकला बैठे कल। चिराग पंकज से कहता है। पंकज के मन में चिराग की बातें सुनकर थोड़ा आत्मविश्वास जागता है और वो थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार चिराग, एक बार और प्रयास तो मुझे करना ही चाहिए। इस बार अपने दिल की सारी बातें गंगा को बेधड़क कह दूंगा और फिर देखा जाएगा जो होगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। वाह जियो मेरे शेर। देख रहे हो श्याम किस तरह मेरी बातें मुर्दों में भी जान भर देती हैं। और ये कहकर पंकज और चिराग हंसते हैं और श्याम मुस्कुराता है। इधर श्याम को लगता है कि इन 2 दिनों में वो सफिया के करीब न होकर भी थोड़ा ज्यादा करीब आ चुका है और उन दोनों के बीच का रिश्ता अब दोस्ती से थोड़ा आगे बढ़ गया है। और इस विषय में वो अगले फोन कॉल पर सफिया से जरूर बात करेगा और फिर देखा जाएगा जो होगा। दोपहर को कॉलेज से आने के बाद श्याम और राजेश बाजार निकल जाते हैं और टेलीफोन और एक कारीगर को साथ लेकर टेलीफोन लगवा देते हैं। इसके बाद 2 दिन और बीत जाते हैं और एक दिन शाम के वक्त जब श्याम गंगा को पढ़ाकर वापस आ रहा होता है, करीब 7 बजे फोन बजता है और श्याम के मन में उमंग नाच उठती है। फोन पर सफिया ही होती है और अब वो बहुत माफी मांगने के बाद श्याम से कहती है, वो टेलीफोन का लाइन खराब हो गया था और अब्बू उसे बनवाने में आलस्य कर रहे थे। हम भी ज्यादा जोर नहीं दे सकते थे ना, इसलिए ठीक भी नहीं हो पाया। आखिर अब्बू को जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने लाइन ठीक करवाया। श्याम कुछ न बोलकर बस कुछ देर उसकी आवाज सुनता रहा और फिर बोला, चलो कोटि कोटि नमन है भगवान को कि तुम ठीक ठाक तो हो, वरना हम तो जाने क्या क्या सोचकर चिंता से मरे ही जा रहे थे। अच्छा चलो अभी हम रखते हैं, सवेरे कॉल करेंगे। अच्छा तुम ज्यादा चिंता न करना, ठीक है? सफिया स्नेह भरे स्वर में जवाब देती है और फिर फोन रख देती है। आज श्याम खुश है। आज उसने रात को अम्मा से एवं अपने पिताजी से काफी देर बातें की। अपने पिताजी से काफी देर राजनीति, देश विदेश और अन्य कई विषयों पर चर्चा करने के बाद शाम सुकून से खाट पर लेटकर सो गया। शाम सुबह 5 बजे से ही टेलीफोन और आंगन के चक्कर काटने लगा। 6 बजे के करीब टेलीफोन बजा और सफिया ने शाम को सुबह का अभिवादन किया। कुछ देर बीते दिनों की बात करने के बाद और बहुत सी बातें एक दूसरे से साझा करने के बाद सफिया शाम को कहती है, श्याम कभी लखनऊ आओ ना, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती हूं। शाम इसका कोई जवाब न देकर फोन पर बना रहता है और सफिया उसे खुदा हाफिज बोलकर
फोन रख देती है। अब श्याम के मन में भी केवल यह चल रहा है कि क्या सफिया भी उसे दोस्त से थोड़ा बढ़कर समझती है। श्याम के मन में चल रहा है कि सफिया ने सबसे पहले फोन कर उससे माफी मांगी और उससे चिंता न करने को कहा, और यह वादा भी किया कि वो अब हर सवेरे फोन किया करेगी। आखिर में तो यह कहकर उसने श्याम की बात को साबित ही कर दिया कि वो उसे देखना चाहती है। भला कोई भी इंसान किसी अनजान व्यक्ति को क्यों देखना चाहेगा, और वो भी जिससे वो बस कुछ ही दिनों से बात कर रही हो न हो उसके दिल में भी मेरे लिए जरूर कुछ है, वो भी दोस्ती से बढ़कर। तभी तो वो इतना आग्रह करते हुए मुझे लखनऊ बुला रही है। और यही सब सोचकर श्याम फूला न समाता है। आज श्याम अत्यंत खुश है। उसकी खुशी का अंदाजा हम इस तरह लगा सकते हैं कि आज उसने पंकज मिश्रा को यह तक कह दिया कि वो गंगा से पंकज के प्रेम की बात करेगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया शुक्ला साहब, मगर मैं अपने प्रेम प्रसंग को खुद से आगे बढ़ाना चाहता हूं। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। पंकज आत्मविश्वास के साथ श्याम से कहता है, अरे आज ही कॉलेज के बाद गंगा से सब कुछ कह देने का मास्टर प्लान है मिश्रा जी के पास। पीछे से चिराग आते हुए कहता है, अरे वाह, तो भाई हमें भी तो बताएं अपना प्लान पंकज बाबू। श्याम कहता है, अरे कोई मास्टर प्लान नहीं है श्याम बाबू, बस मैंने सोच लिया है कि जैसे ही गंगा दिखेगी आज मैं अपने दिल की सारी बात उससे कह डालूंगा, और फिर बाकी सब महादेव और उसी पर छोड़ दूंगा कि वो हमारे प्रेम को अपनाती है कि ठुकराती है। पंकज कहता है, फिर तो यह देखने लायक दृश्य होगा दोस्तों। चिराग दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। कॉलेज खत्म होता है और तीनों लड़कियों के बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाते हैं। श्याम कुछ दूर पर दीवार के पीछे खड़ा है ताकि गंगा उसे देख न पाए, और पंकज एवं चिराग सीधे गेट के सामने खड़े हैं कि कोई भी मौका न छूट जाए। गंगा, कोमल, विमला और बाकी की लड़कियां सभी एक साथ गेट से निकलती हुई नजर आती हैं। विमला और बाकी लड़कियां तो एक तरफ मुड़ जाती हैं, मगर कोमल और गंगा सीधे पंकज और चिराग की ओर बढ़ते नजर आते हैं। गंगा और कोमल जैसे ही पंकज के बगल से गुजरने लगते हैं तो पंकज स्पष्ट शब्दों में कहता है, गंगा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। गंगा पीछे घूम पंकज की ओर देखते हुए कहती है, कहिए। मैं तुमसे प्रेम करता हूं गंगा। यह कहकर पंकज मुस्कुराकर गंगा की ओर देखता है। गंगा कोई जवाब नहीं देती, लेकिन कभी नीचे तो कभी कोमल की तरफ तो कभी पंकज की ओर देखती है। दूर दीवार के पीछे से श्याम ये सारा दृश्य देख रहा होता है और मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है कि आज दोपहर जाकर वो जरूर गंगा का मजाक बनाएगा। कोई जल्दी नहीं है। और ये कहते हुए पंकज एक मुड़ा हुआ कागज गंगा की हथेली पर रख देता है और कहता है, इसे हमारे सामने नहीं, घर जाकर पढ़ना, और जवाब मन करे तो चाहे इस पर लिख देना। कागज को अपनी हथेली में दबाते हुए जल्दी से कोमल और गंगा विश्वविद्यालय की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में गंगा और कोमल कोई बात नहीं करते और दोनों फिर रिक्शे में बैठकर अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। भाई वाह मेरे शेर, ये बात तो अब पूरे कॉलेज को मालूम चलेगी और आप श्री पंकज मिश्रा कहलाएंगे लव गुरु। चिराग खूब हंसते हुए कहता है। तीनों दोस्त इस पर कुछ बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। इधर घर पहुंचकर गंगा सबसे पहले उस कागज के टुकड़े को खोलती है और उस पर लिखे कविता की पंक्ति को मन ही मन पढ़ती है। कविता का शीर्षक है प्रेम पत्र कविता और आगे की पंक्तियां हैं, संक्षिप्त में लिखूं प्रेम पत्र या कविता तुम पर लिख दूं मैं, आप, तुम और चांद कहूं या प्रियसी तुमको लिख दूं मैं, ऋतु में वर्षा हो या शीत में हो धूप से, मुझे तो बसंत लगती हो तो कोयल तुमको लिख दूं मैं, अंबर में तुम मेघ हो तुम सुंदर संध्या से,
कवि की परिकल्पना कहूं या आधार तुमको लिख दूं मैं। सरिताओं में वेग से सागरों की तरंग हो, मेरे संसार को तुम्हारा अंश कहूं या अर्थ तुम्हें लिख दूं मैं। सुबह की पहली किरण हो, इंद्रधनुष तुम ही से बनता है, सुख दुख और दैन रैन तुम, मेरा तुम कहो तो जीवन तुमको लिख दूं मैं। मेरे रिक्त मन की सोच तुम, हर चाहत की अंतिम कल्पना, संकोच अगर तुम्हें अब भी है तो प्रेम को धैर्य लिख दूं मैं। हृदय की चिंता यमन की आशा में न जाने श्रेष्ठ कौन है, कई पहर सब सोच कर चलो, कविता पूरी लिख दूं मैं। कविता थी तो वाकई बहुत खूबसूरत और गंगा को यह काफी पसंद भी आती है, मगर फिर भी उसे अब भी पंकज के व्यक्तित्व के बारे में संकोच है। वो अब भी पंकज को सही से परख नहीं पाई है और यह संकोच उसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से रोक रहा है। उसे यह नहीं समझ आ रहा कि कुछ दिन पहले जो व्यक्ति चूहे के जैसा डरपोक और शर्मीला था, आज शेर की तरह दहाड़ते हुए अपने मन की सारी बात गंगा को बता गया, और साथ में इतनी हिम्मत कि उसके हथेली को अपने हाथ में लेकर कागज का टुकड़ा या यूं कहें तो प्रेम पत्र भी पकड़ा गया। इस बीच में गंगा को श्याम से काफी लगाव और उस पर विश्वास हो गया था। अब वो बस श्याम के मुंह से सुनना चाहती थी कि पंकज किस प्रकार का व्यक्ति है, और अगर श्याम ये कह दे कि पंकज अच्छा व्यक्ति है तो वह जरूर उसके प्रस्ताव के बारे में सोचेगी, और जब श्याम जरा भी संकोच दिखाएगा तो गंगा साफ तौर पर पंकज को मना कर देगी। इन्हीं सब सोच में गंगा मगन रहती है। इसी के थोड़े वक्त बाद श्याम आता है। राजेश और श्याम कुछ बातें करते हैं और फिर गंगा किताब लेकर खाट पर आकर बैठ जाती है। श्याम, हम अगर आपसे एक प्रश्न पूछेंगे तो आप वादा कीजिए कि आप भैया से नहीं कहिएगा और हम पर भी गुस्सा नहीं कीजिएगा। गंगा धीरे स्वर में श्याम से कहती है। ये बात पंकज के बारे में है ना, ये सब छोड़ो, इन्हें रहने दो। अभी वक्त है इन सब चीजों में, अभी केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये कहकर श्याम अपना पूरा ध्यान गंगा को दी गई सबक को ठीक करने में लगा देता है। इधर गंगा के मन को संतुष्टि नहीं मिलती। वो श्याम से जानना चाहती है कि आखिर पंकज है कैसा, पंकज का व्यक्तित्व कैसा है। इसी पे वो दोबारा हिम्मत करके श्याम से कहती है, अच्छा खैर, पंकज के बारे में आप क्या सोचते हैं? स्त्री के मन को संतुष्ट करना काफी मुश्किल भरा कार्य है। वो अपने होने वाले जीवन साथी को हर तरह से परख लेना चाहती है, और इसी कारण अक्सर वो असंतुष्ट रह जाती है, क्योंकि उनके जीवन साथी उनके बनाए गए मापदंडों पर खड़े नहीं उतरते और समझौता करते हुए उनका जीवन बीत जाता है। वो अपने मन की बात जानते हुए भी दूसरे व्यक्ति से अनकही बातों को समझने और उनके मुंह से सुनने की आशा रखती हैं। अब आप गंगा को ही देखिए ना, उसे यह मालूम होना चाहिए कि उसे पंकज को क्या जवाब देना है, लेकिन वो फिर भी श्याम से उम्मीद रखती है कि श्याम उसे कोई रास्ता बताए, जबकि ये एक गैर व्यवहारिक बात है। अब श्याम तो वही करेगा जैसा उसका मन उसे अनुमति दे, या फिर जैसी उसकी सोच है। वो गंगा की सोच को तो हूबहू व्यक्त नहीं कर सकता। हमारा मित्र है पंकज, अच्छा है पढ़ने में भी और दोस्ती में भी, लेकिन अगर तुम हमसे किसी और कारण से पूछ रही हो तो उसका जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि दोस्त तो वो अच्छा है, मगर वो प्रेमी और जीवन साथी कैसा होगा ये भला हम कैसे बता सकते हैं। ये सुनकर गंगा कहती है, आप ठीक कहते हैं श्याम, अभी हमें केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। ये बोलते बोलते गंगा चुप हो जाती है। गुड। श्याम मुस्कुराकर गंगा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है। इतने में राजेश अपने कमरे से बाहर निकलकर आता है और श्याम के बगल में कुर्सी लगाते हुए कहता है, तो श्याम बाबू, मैं तो निकल रहा हूं अपने मंजिल की ओर, और कल सुबह आप गंगा को कॉलेज से सीधे अपने घर बुला लीजिएगा। और हाँ गंगा, अपने सर जी को जरा भी परेशान न करना, और न सर जी की अम्मा को। हमारे आने के बाद हमें कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझी? इस पर गंगा कुछ नहीं कहती और हाँ में सिर हिलाती है।
अरे राजेश भाई, हमें मालूम है आप वहां गजब ढाकर आने वाले हैं। अच्छा, तो ऐसा करिएगा, उधर से आते हुए ना लखनऊ के प्रसिद्ध जलेबी लेते आइएगा। सुना है वहां के जलेबियों के चाशनी में केसर मिलाते हैं। इसके बाद कुछ देर यूं ही बातें होती हैं और फिर श्याम अपने घर को निकल जाता है। अगले सवेरे फोन पर सफिया से बात करते वक्त सीधा और स्पष्ट बोलने वाला श्याम गंगा के उसके घर पर कुछ दिन ठहरने वाली बात सफिया से छुपा लेता है। उसे न जाने क्यों यह बात सफिया को बताने में संकोच होता है। और भैया, इधर कुछ दिनों से प्रोफेसर शुक्ला की उत्सुकता अब कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है और वो शाम की ओर देखकर कहते हैं, पिछले महीने का टेलीफोन का बिल काफी ज्यादा आया है, आमतौर पर तो इतना नहीं आया करता था। शाम इस बात को सुनकर भी अनसुना कर देता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। गंगा के आने की खबर वो अम्मा को रात को ही बता चुका है और अम्मा को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वो तो उल्टा ताने के स्वर में प्रोफेसर शुक्ला और श्याम से कहती हैं, चलो बढ़िया ही है, कोई तो अब हमसे भी बात करेगा। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ ही साथ फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को। और भी कहानियां जैसे कि मैला अचल, राग दरबारी, कसब, इस सब के लिए फॉलो करें हमारे स्पॉटिफाई चैनल को। और साथ ही साथ हमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।